हाँ चलो आज इसको खत्म करते हैं, है ना। EMI DMI 1935 था ना। अरे इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था DMI का, ऐसे नहीं था फिर। आते नहीं, क्या बात कर रहे हो। हाँ अब देखो, नेक्स्ट जो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन है कौन सा है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज आप देखना जो CACP है ना, CACP है ना, वहां जाना, CACP सर्च करना गूगल पे। आज जो है MSP रिलीज हुई है, किसकी MSP रिलीज हुई है, जो रबी क्रॉप्स है। अभी रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है, बिफोर सोइंग सीजन MSP रिलीज होती है ना, अनाउंस होती है। तो अब आज आ गया, जैसे बीट है तो बीट का जो है कितना आ गया है 24-25, कितना 24-25 है ना। ये 2024-25 नहीं, बीट की जो MSP है वो कितनी है 24-25। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अरे तुम देख लेना, बहुत सारे हैं, है ना। देखो अब बात करते हैं किसकी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम से पता लग रहा है मेनली किसके लिए है, कॉटन के लिए, कॉटन के लिए, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब स्थापित किया गया, 31 जुलाई 1970 को। डेट याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। कहाँ पे है, मुंबई, नवी मुंबई, है ना, नवी मुंबई, ठीक है। CCI कपास आयात और कच्चे माल की खरीद के लिए उद्यमी किसान जो है उनको आवश्यक मूल्य प्रदान करने के लिए कपड़ा क्लॉथ मिल जो होती है उनके लिए कच्चे कपास की खरीद के लिए भूमिका निभाता है। एक तो बात हो गई। दूसरा क्या है, CCI कपास व्यापार, खरीद और निर्यात से संबंधित विभिन्न कार्य करती है। इतना आपको ध्यान में रखना है, लिख लो, लिख लो, बस इतना सही है। अरे सीधी सी बात है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से जो है रो कॉटन जो है कच्चा, है ना। इसमें दो प्रकार के कॉटन होते हैं, एक तो लॉन्ग स्टेपल, है ना, लॉन्ग स्टेपल। अरे कॉटन जो है उसके ऊपर आपको दो प्रकार के फाइबर है, एक तो लिंटर, एक फज है। सीड चला जाएगा एनिमल इंडस्ट्री के अंदर, है ना। ये जो क्लॉथ मिल है वहां चले जाएगा, जो गलीचे वगैरह बनाते हैं, कारपेट वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर वो चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के अलग अलग तरीके से इसका जो है यूज जो है काम में, जो सीड है वो काम में आता है। तो जो जो क्लॉथ मिल जो है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है, वहां पे उनको क्या चाहिए, कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए। और कॉटन कौन प्रोवाइड करेगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट करने का भी काम करेगा कौन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
इसके बाद देखेंगे जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, JCI, फिर अपेडा देखेंगे और इनाम देखेंगे, बस इतना ही है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अपन उनके क्वेश्चन बना के दे देंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी बहुत ऐसे तो बहुत सारे हैं, कब तक पढ़ोगे। हाँ अभी इसका रिजल्ट नहीं आया शायद, है ना। ये एग्जाम होते हैं इनके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, इफ वो तो गया एग्जाम पर, रिजल्ट कहाँ है अभी, आ गया क्या? आ गया बताया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, रिजल्ट भी आ गया। इफको का एग्जाम होता है, FCI का होता है, CCI का होता है, क्रिप्को का होता है कि नहीं, NFL का होता है, NSC का होता है कि नहीं। ये बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो पता ही नहीं होंगे आपको, सब पता है। हाँ सब पता है। कहाँ गया था पंडित, यही था, फिर आके मेरा क्लास। हाँ लिखो फटाफट लिखो। हाँ ऐप में डाउनलोड करवा दें, अपलोड करवा दें। हो गया क्या? आज ये खत्म करना है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन और एग्रीकल्चर फाइनेंस शुरू करना है ना। एग्रीकल्चर फाइनेंस शुरू करेंगे, उसके अंदर क्रेडिट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। क्रेडिट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। हो गया ना, चलो थोड़ा स्पीड में लिखो फटाफट। 2 घंटे की क्लास है। मैं लेट आया हूँ, मैंने 4:15 का बोला था, 4:15 आया हूँ, ठीक है ना। हो गया ना, चलो। उसके बाद में क्या है, JCI, JCI है ना। कब है, 1971, कहाँ है, वेस्ट बंगाल। JCI क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो MSP है ना, उसमें उत्पादकों से, किससे, फार्मर से कच्चा जूट जो है, रो जूट जो है वो खरीदता है, सही बात है, पता है। इससे जूट उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा, इतना सा लिख लो, ये ध्यान रखना है। JCI कब, 1971, हेडक्वार्टर कहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बस। एओ का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, एओ का तो बहुत बड़ा सिलेबस है। एओ का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बहुत ज्यादा है, डबल एओ का बहुत छोटा है। डबल एओ का बहुत छोटा है, फिर प्री PG का है, फिर एओ का है, फिर फर्स्ट ग्रेड का है। फर्स्ट ग्रेड का तो इतना है, अगर पूरे साल भर भी पढ़ाए ना तब भी पूरा ना हो, इतना सारा। मतलब पूरे इकोनॉमिक्स का सारा कोर्स जितना भी तुमने यूजी में पढ़े ना, सारे कोर्स उसमें है। फंडामेंटल जो बेसिक कोर्स था सेकंड सेमेस्टर में वो आ गया, थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंस का कोर्स वो डाल दिया पूरा डिटेल में। उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर में मार्केटिंग का कोर्स वो डाल दिया। छठे सेमेस्टर में आपके कौन सा था, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, वो पूरा डाल दिया। ABM का कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स जो चला था वो भी पूरा डाल दिया, मतलब पूरा उसके अंदर सारा। इसमें फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ा कोर्स है। हाँ हाँ 40% है ना उसमें। डबल में कितने क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आते होंगे शायद इकोनॉमिक्स के, कितने, 4 या 5, हाँ 3 भी आ सकता है, पर 4-5 क्वेश्चन तो आते हैं।
एक क्वेश्चन तो एक इंडियन इकोनॉमी से आता है, तो पता नहीं चलता वो किसका है, एग्रोनॉमी का है कि इकोनॉमिक्स का है, डेटाबेस क्वेश्चन आता है वो। तो एक चीज और करना, मैंने एक पीडीएफ भेजी थी है ना करंट डेटा की, 2024 की डेटा की, करंट डेटा की मैंने भेजी है ना, वो मैं भेज दूंगा। तो उसमें से जितने भी करंट डेटा है वो सारे के सारे उसमें है ना, पूरे डेटा जो भी आपको चाहिए सारे के सारे, हर एक सेक्टर के भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। अरे मैं भेज दूंगा ऐसे कह रहा हूँ, मेरे पास है, ले लेना तुम, है ना। जो ग्रुप है ना अपना ग्रुप है, रोयल वाला ग्रुप नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हाँ एक ग्रुप बना के उसमें भेज देंगे, बस खुश। चलो आगे चले, चले क्या, लिखो तुम, लिखो फटाफट। अरे बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ अरे बताना, बोलना, ये बाद में पूछना, क्लास के बाद पूछना, बाद में पूछना। चलो आगे चलते हैं। अब आगे आपके कौन, अपेडा, अपेडा, अपेडा। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा पूछते हैं, किसकी, अपेडा की। तो हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब, दिसंबर 1985। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। अब जितने भी प्रोसेस प्रोडक्ट है, नाम से पता लग रहा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट, प्रोसेस है ना, प्रोसेस। अभी देखेंगे बहुत सारे प्रोसेस प्रोडक्ट आपके सामने होंगे। अपेडा को उत्पादों, फल सब्जियां और उनके उत्पाद, मांस उत्पाद, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद के निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, बूचड़खाने। अब बूचड़खाने में आपको तो ऐसा रहता है कि क्या है, स्लोटर हाउस जो है, जो बूचड़ खाने हैं, स्लोटर हाउस, ये है ना। इसके अंदर क्या है भाई, जो एनिमल है ना, जो एनिमल है ना, कोई सा भी होगा एनिमल, एनिमल से ब्लड इकट्ठा किया जाएगा। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आयरन और फास्फोरस, ये होता है ना, ब्लड के अंदर होता है। यहाँ से आयरन फर्टिलाइजर और फास्फोरस फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। अब आती है इनकी बोन, है ना, जो हड्डियां हैं, वहां हड्डियों में क्या होगा, हड्डियों में क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। और इनकी जो स्किन है, स्किन से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एनिमल की स्किन से, जैसे बहुत सारे चमड़े के बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बैग बन रहे हैं, है ना, बैग्स हैं, बेल्ट है, बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनका जो बच गया, जो बीफ है ना, जो मांस है ना, उसके अलग अलग जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बुचड़ खानों में ये पूरा के पूरे जो भी एनिमल के हैं, सींग इनके सींग है ना, वो भी कई सारे अलग अलग प्रकार के है ना प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं, है ना, जो डेकोरेशन के काम में इनमें आते हैं। तो ये बहुत सारे बुचड़ खानों में बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं बहुत सारे। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग संयंत्र जो है उनका, भंडारण परिसर है ना, वाहनों का अन्य स्थानों पे जहां पे ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं, उन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण करना किसका काम है, अपेडा का काम। अनुसूचित जो लिस्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनकी पैकेजिंग में सुधार करने का काम भी कौन करेगा, अपेडा करेगा। कौन करेगा, अपेडा। अब यहाँ देखो, जितने भी आप देखोगे सारे प्रोसेस प्रोडक्ट का काम कौन देख रहा है, अपेडा। फल सब्जी उसके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, कुक्कुट पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, बिस्किट और बेकरी उत्पाद, शहद गुड़ चीनी कोको तथा उससे बने उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट्स, मादक तथा मादक पेय पदार्थ, है ना, हाँ, मूंगफली और अखरोट, अचार पापड़ चटनी गवार गम पुष्प उत्पाद, जड़ी बूटी औषधि, सभी प्रकार के कौन कर रहा है, प्रोसेस प्रोडक्ट का कौन कर रहा है, अपेडा का। ये सारी सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी हैं सारे के सारे लगभग वही करता है। तो ये लिख लो आप, ये लिख लो। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये वो याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है। बाकी आपको ध्यान आ जाएगा कि जितने भी प्रोसेस प्रोडक्ट हैं उनके लिए कौन है, अपेडा है। इतना ध्यान रखो, काफी है। लिखो फटाफट। ये तो तुम खुद से पढ़ोगे ना, तब भी वैसे भी याद हो जाएगा, कोई ऐसा खास नहीं है इसमें।
क्या कॉर्पोरेशन इसकी तो 56 हुई और इसकी सेंटर वेयर उसकी 57 में हुई। सर पहले तो स्टेट वाले में होनी चाहिए नहीं तो सेंटर वाले में होनी चाहिए नहीं सर। अरे भैया सेंट्रल लेवल पे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, है ना, पहले, लेकिन इम्प्लीमेंट जो होता है ना, इम्प्लीमेंट होता है, देखो गोदाम एजेंसी जिसकी स्थापना 2 मार्च 1957 को नई दिल्ली में कर दी गई थी, नई दिल्ली। और ये नई दिल्ली को राज्य थोड़े का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है, समझे हो ना? सेंटर का तो है ना फिर। अरे सेंटर का है पर ये दिल्ली को राज्य थोड़े का है, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है ना। यूनियन टेरिटरी मतलब अरे तो सेंट्रल लेवल पे सबसे पहले भारत के अंदर दिल्ली को राज्य थोड़े का। हमने ये लिखाया है कि सबसे पहले राज्य के अंदर बात करें तो बिहार में, और दिल्ली को राज्य नहीं है, समझना उसको। दिल्ली में बाद में करवाया, यहाँ पहले करवाया सर। अरे तो राज्य की बात आएगी ना, तो जब बिहार में सबसे पहले बना है भाई, पहले सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में बना, और आराम से क्यों नहीं हो सकता भाई वहां पे, यहाँ बिहार में पहले बनाया है, 56 में बनाया सर। ऐसे समझो। देखो अपने पूरे राजस्थान में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी, कॉलेज कहाँ बनी, उदयपुर बनी कि जोबनेर बनी? सबसे पुरानी कौन सी है? जोबनेर। पढ़ना देखना ऐसा कोई कौन सी यूनिवर्सिटी तो 13 में बनी है, कॉलेज सबसे पुराना है कि नहीं है? सबसे पुराना कॉलेज है। अब यूनिवर्सिटी बाद में बनी, तुम तो पहले यूनिवर्सिटी बननी चाहिए बाद में कॉलेज बनने चाहिए, कह सकते हो ना भाई? यूनिवर्सिटी पहले आएगी कॉलेज पहले आएगा? यूनिवर्सिटी पहले आएगी। अब तुम तो कहते हो कि नहीं, तो कॉलेज कैसे आ गया पहले? कॉलेज 1948 में आ गया, तो वो है बात। एओ के अंदर डबल एओ से बहुत ज्यादा टॉपिक एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा है। बहुत है, बहुत सारे, बहुत एक्स्ट्रा। इससे जस्ट डबल क्लासेस चाहिए, जस्ट डबल क्लास। हाँ सर, हाँ पढ़ा तो हो गया। हाँ अभी जब जब सारी सब सब्जेक्ट के हो जाएंगे ना, तब देखना वो रजिस्टर इतने सारे हो जाएंगे, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी तुम्हारी। फिर सोचोगे यार जो टेस्ट पेपर दिए हैं उसमें जो क्वेश्चन है वही प्रैक्टिस कर लेते हैं बस। हो गया क्या? आप तो घुटन मैसेज नहीं हो रही तेरे को? और आप देखना ज्यादातर लोगों को, आपको वैसे पता नहीं होगा, प्रोसेस जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर एनिमल जो फैट है ना, एनिमल फैट है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एसेंस, एरोमा, खुशबू के लिए, है ना, टेस्ट के लिए। एनिमल जो फैट है ना उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसी से टेस्ट आता है, उसी से टेस्ट आता है, उसी से टेस्ट आता है। बड़े चाव से जितने भी ये चॉकलेट्स आ रही है ना, चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क, पता नहीं कौन कौन। सर कोई कहे कि मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ, सवाल ही नहीं है। भारत देश में तो सवाल ही नहीं। हाँ चलो आगे चलो। चले लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। लिखो भाई लिखो, फटाफट लिखो। अरे लिख रहे हैं अभी।
अब इसके बाद में एक बचा है कौन, इनाम। क्या है, इनाम, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, इनाम। चलो बातें मत करो, बातें मत करो, हो गया ना। ये देखो, ये बहुत सारे प्रोडक्ट है, लिखने की कोई जरूरत है नहीं है, जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे प्रोडक्ट आ गए। अब आता है इनाम, वेरी इंपॉर्टेंट, इनाम। इसके बारे में पहले हमने चर्चा कर ली थी। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, फायदे है ना, लेकिन ये जो बेस लेवल पे है ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका कारण भी हमने बताया कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या है, इलिटरेट है। क्या फार्मर्स हमारे बहुत ज्यादा इलिटरेट है, इसकी वजह से। इसका कुछ प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप इनाम जैसे गूगल पे सर्च करोगे, इनाम पोर्टल ओपन हो जाएगा, इनाम पोर्टल ओपन हो जाएगा, सारी सूचनाएं आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इनाम के अंदर आपको इनाम के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे, है ना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें आपको सारा वो डिटेल मांगेगा, किस राज्य से हो, है ना, किस राज्य से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तहसील, गांव, पूरा सारा डिटेल भरना पड़ेगा बाकायदा। जैसे एक फार्मर की पूरी जो रिक्वायरमेंट है फार्मर की, वो एक जो है एक तरीके से आईडी हो गई वो, है ना, वो पूरा का पूरा। क्योंकि वो जब तक लोकेशन वगैरह सारा नहीं भरेंगे तब तक उसमें वो नहीं होगा, है ना। सारा कंप्लीट वो आप भरोगे, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कोई प्रोड्यूस आप लेकर के मंडी में गए, कहाँ पे गए, मंडी में। जैसे मान लो आप वीट लेके गए या कॉटन लेके गए, जो भी प्रोडक्ट आप लेके गए, मंडी में जाने के बाद में वहां पे जैसे मंडी का जो गेट है, मंडी गेट है, वहां पे जाते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो क्वांटिटी आप लेके आए हो, उसकी आपको रसीद दी जाएगी, एक रसीद दी जाएगी, एक स्लिप दी जाएगी, रसीद। ठीक है, इस रसीद को लेकर के आगे एक लेबोरेटरी होती है अंदर मंडी के अंदर ही, जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप लेके जाते हो उसका पूरा का पूरा जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो चेक होगा, पूरा पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक होगा। उसके आधार पे जो सैंपल आपने दिया है उसके आधार पे चेक होगा। फिर उस पूरे क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी वहां पे साइट पे जाकर के अपलोड करना पड़ेगा, सारा का सारा जो भी है भाई, जितनी क्वांटिटी है भाई, कितनी क्वांटिटी है ना, क्वालिटी जो है, इसमें मॉइस्चर परसेंटेज आ जाएगा, है ना, मॉइस्चर परसेंटेज आ जाएगा, इनर्ट मटेरियल कितना है वो आ जाएगा। तो जितने भी पैरामीटर है, ऑयल कंटेंट कितना है ना, वो सारे पैरामीटर जो कि वो उस लेबोरेटरी के अंदर होंगे, सारे के सारे उसके अंदर नोट डाउन कर दिए जाएंगे। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति जो है, फार्मर का जो प्रोड्यूस है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, कंज्यूमर भी परचेज कर सकता है, रिटेलर भी परचेज कर सकता है, होलसेलर भी कर सकता है, ट्रेडर भी कर सकता है, कोई भी जो भी बायर, ये सबके सब क्या है, बायर, ये खरीदने वाले हैं, ये यहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं। पहली बात ये है कि अगर कोई राजस्थान का कोई फार्मर है, राजस्थान का फार्मर है, उसने इनाम इनाम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपना जो प्रोडक्ट है उसने बेचने के लिए रख रखा है, और बिहार का कोई जो है, कोई भी बायर होगा, कोई भी खरीदने वाला होगा, व्यापारी हो, कोई भी हो, तो वो क्या करेगा, उस पोर्टल पे ऑनलाइन जो है इनका, है ना, ऑनलाइन इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति है वो परचेज कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो है कि उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा व्यक्ति परचेज कर गया, कौन सा व्यक्ति परचेज कर गया। परचेज तो कर लिया, लेकिन क्वांटिटी किसके पास में रखी हुई है, अभी राजस्थान के किसी फार्मर के पास, हो सकता है हनुमानगढ़ का कोई किसान है और उसके घर पे जो है वो प्रोड्यूस रखा हुआ है, या जिस मंडी में वो गया है उस मंडी के अंदर वो प्रोड्यूस रखा हुआ है। अब इसने परचेज तो कर लिया, अब ये क्वांटिटी बिहार कैसे पहुंचे, और ये जो परचेज करने के बाद जो पैसा है, पेमेंट है, वो कहाँ पे करे, इसकी सारी व्यवस्था यहाँ पे होती है। कि इसको जो है, जो भी बायर्स होगा वो क्या करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, कितनी क्वांटिटी, हो सकता है कि फार्मर का 100 क्विंटल रखा हो, उसको केवल 20 क्विंटल चाहिए, कितना चाहिए, 20 क्विंटल, तो उतनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा। इसके फोन नंबर वगैरह सारे सब फैसिलिटीज है, आप जाना गूगल पे सर्च करना इनाम के ऊपर देखना, पूरा डिटेल में आपको वहां जाएगा। हो सकता है आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप अपना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हाँ, कुछ भी नहीं है उसमें, जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो उसमें डाल देना, हो जाएगा उसमें। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एसएसओ आईडी बनाते हो, आप एसएसओ आईडी बनाते हो ना, एसएसओ आईडी, तो जैसे उसके अंदर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद जैसे लॉगिन आईडी करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज आ जाती है, फॉर्म भरते हो ना, वैसे के वैसे। ठीक है, सुनो सुनो,
अब बात ये आती है कि जो फार्मर है इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो भी प्रोडक्ट है, अरे बात ये कर रहे हो, इसका जो प्रोडक्ट है वो जहाँ पे मंडी में है या उसके घर पे है, जहाँ पे भी है ना, वहां से इस प्रोडक्ट को बिहार तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये इससे बात करेगा, अपना व्हीकल हो यहाँ पे भेजेगा, जहाँ पे भी है मंडी भेजेगा, मंडी से जो है ट्रांसपोर्टेशन होकर के वो जाएगा। जो खर्चा होगा कौन देगा? जो बायर होगा वही उसका खर्चा देगा। फार्मर क्यों देगा? फार्मर नहीं देगा। फार्मर जो है उसका प्रोड्यूस जहाँ रखा हुआ है वहां से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उसका वो चले जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो खुद बायर वो देगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि रीजनल डिस्पैरिटी पाई जाती है। अब ऐसा समझो इसको कि यहाँ बिहार का है, हो सकता है एमपी का भी फार्मर होगा, हो सकता है यूपी का भी है ना, हो सकता है किसी भी स्टेट का जो है अलग अलग जो है स्टेट का वो फार्मर होंगे वहाँ। अब ये जो फार्मर है ये इसने बोली लगा दी मान लो 2000 रुपए, कितनी लगा दी? 2000 रुपए। इसने लगा दी 2200 रुपए, इसने लगा दी 2500 रुपए। हो सकता है कि इसको नीड ज्यादा हो, इसलिए इस हिसाब से उसने कहा कि यार कोई और ना खरीद ले, है ना। इसलिए हर एक व्यक्ति ये चाहता है, हर एक व्यापारी, हर एक बायर ये चाहता है कि मैं जो है ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाने की कोशिश करूंगा। ये आपस में मिल नहीं सकते, केवल इनको जो है इनाम जो पोर्टल है उसके ऊपर उस फार्मर का नाम, उसकी पूरी डिटेल, है ना, और उस प्रोडक्ट के बारे में वो पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किस बायर ने कितनी उसकी कीमत लगाई है। तो हर एक ये खरीदने वाला ये सोचेगा कि अपन ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाए। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि यहाँ पे किसी भी बायर को पता नहीं रहेगा कि अब सबको खरीदना है, सभी बायर को है खरीदना है। तो उसके द्वारा हमने देखा कि किसान को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सकती है। यहाँ पे किसी प्रकार के कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है। हमने कहा जब ओपन ऑप्शन होता है मंडी के अंदर 3 लोग होते हैं, एक तो फार्मर खुद होता है, एक जो व्यापारी ट्रेडर वो होता है, और एक जो आड़तिया होता है वो होता है। अब यहाँ पे जो खरीदने वाला है और जो आड़तिया है, यहाँ पे जो से बोली लगती है किसान के सामने लगती है, लेकिन यहाँ व्यापारी बहुत सारे व्यापारी होते हैं। तो इनके सबके सामने बातें होती है सारी की सारी, और ये हो सकता है कि सब मिले हुए हों। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी मंडी के अंदर रोज अलग अलग जगह से व्यापारी आएंगे, नहीं, ये लोकल ही व्यापारी होते हैं और इनके साथ की आपस में बातचीत पहले से हो जाती है। लेकिन इन नाम के अंदर हम कहेंगे कि जो भी व्यापारी होगा, जो भी बायर होगा, उनके आपस में किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं होगी, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा लगा दिया। तो यहाँ पे फार्मर को जो है एक अच्छी कीमत मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन समस्या ये है किसान के सामने कि किसान जो है, हमने पहले कहा पॉपुलेशन हमारी क्या होती जा रही है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो हमारे ज्यादातर फार्मर मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग कम है, प्रोडक्शन कम है, इनकम भी क्या होगी? कम होगी। अब ये इंतजार कर रहा है कि कोई भी खरीदार मेरे प्रोड्यूस को खरीदे। अगर सपोज करो मान लो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब उस फार्मर को पैसों की जरूरत है, नीड है, और उसका प्रोड्यूस नहीं बिका, उस कंडीशन में ये फार्मर जो है ये सोचता है कि यार ये जो सिस्टम है ये सिस्टम फेल है। क्यों? अपन मंडी में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तुरंत हमारे को जो पैसा उसी दिन मंडी में बेचेंगे जो भी प्राइस होगी, और हम अपना काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और हमने ये भी बताया था कि जो डिस्ट्रेस सेल होता है, बताया था मैंने, जो डिस्ट्रेस सेल होता है उसकी कंडीशन ये थी कि जो मार्केटेड सरप्लस है वो ज्यादा होता था, किससे? मार्केटेबल सरप्लस से, मैंने बताया। तो इससे बचने के लिए डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए किस प्रकार का लोन लिया जाता है? मार्केटिंग लोन। बताया था मैंने, मार्केटिंग लोन। भूल गए, सब भूल गए, दिमाग से निकल गया। अब जो फार्मर है, ये जो फार्मर है, इस फार्मर को पहले तो कैश की रिक्वायरमेंट है। अब ये सोचता है कि यार कब बिकेगा। अगर बिक भी गया, किसी भी व्यापारी ने बोली लगा दी या किसी व्यापारी ने उसको खरीद भी लिया, वहां नाम आ जाएगा उसका कि इस स्टेट के इस व्यापारी ने, इस नाम के व्यापारी ने उसको खरीद लिया। लेकिन ये पैसा कब देगा? ऑनलाइन पेमेंट कब भेजेगा? ऑनलाइन पेमेंट भेजेगा, बार बार बात होगी कि हाँ ठीक है, और जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक ये अपना प्रोड्यूस नहीं भेजेगा। अब ये क्या कह रहा है कि भाई पहले मेरे पास में प्रोड्यूस आना चाहिए, बाद में मैं पेमेंट करूंगा। प्रोड्यूस पहले पहुंच गया, पेमेंट बाद में वो नहीं करे तो ऐसा है। तो इसके लिए जो है सरकार ने यहाँ पे वो नियम बना रखे हैं कि ऐसा जो है, जो भी, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो जो व्यापारी होगा, खरीदने वाला होगा ना, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे होगी। तो सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है कि उसको फिर जो है इस सिस्टम के थ्रू, जो भी नियम बनाया उस सिस्टम के थ्रू जो है इसको अपना पेमेंट पहुंचाए। लेकिन ज्यादातर फार्मर कौन से हैं? मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको केस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो
मंडी में जाता है और वहीं पे डिस्ट्रेस सेल जो हम कह रहे हैं ना, वहीं पे जाकर के और कम कीमत पे ही प्रोड्यूस को बेच के आ जाते हैं। वो इतना इंतजार नहीं करते। अरे सीधी सी बात है, परिवार में कोई बीमार है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इंतजार करेगा क्या कि हाँ उसको बेचूंगा उसके बाद पैसे आएंगे तब मैं काम मिलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। बच्चों की कोई एजुकेशन की बात है तो उस समय कई सारे सोशल फंक्शंस हैं बहुत सारे, तो उसको कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो जो है इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो बेचेगा नहीं, वो ओपन ऑप्शन करता है मार्केट के अंदर। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। इसमें और जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये हो गया इनाम। सबसे पहले कब आया ये, कब आया, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, 14 अप्रैल 2016। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसको इनाम कह रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, भारत में कृषि वस्तुएं जितने भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए जो है किसानों, व्यापारियों और खरीदारों, है ना, तीनों लोग हैं, को वस्तुओं में ऑनलाइन ट्रेडिंग, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सुविधा प्रदान करता है वो कौन करता है? इनाम करता है, राष्ट्रीयकृत जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई नाम जो प्लेटफॉर्म है, इस पर किसान मोबाइल ऐप या पंजीकृत कमीशन जो एजेंट है, क्योंकि मैंने कहा है जो भी परचेज करने वाले होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे। कौन होंगे? रजिस्टर्ड होंगे, जितने भी एजेंट होंगे, के माध्यम से सीधे व्यापार करने का विकल्प चुन सकते हैं। और हमने कहा कि यहाँ पे जो है फार्मर, बिचौलिए, जितने भी कोई भी जो लोग हैं, कमीशन एजेंट है, उनको किसी को नहीं, डायरेक्टली किसको? बायर को बेचेगा। बायर कोई भी हो सकता है, ये ट्रेडर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है ना, ये सारे कोई भी हो सकता है। ई नाम जो है अभी अभी प्रेजेंट टाइम में, ये ध्यान रखना, 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। पूछेंगे नहीं कि कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित है, लेकिन ये ध्यान रखना है 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 1389, है ना, 1389 जो मंडियां हैं उनको जोड़ दिया गया है, और लगभग 1,77,00,000 जो किसान है इससे जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। यह बाजार व्यापारियों और निर्यातकों को एक ही स्थान पर, है ना, थोक में, है ना, बल्क में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदने खरीदने और पारदर्शी वित्तीय लेन देन, पारदर्शी वित्तीय लेन, हम कहते थे ना ओपन मार्केट के अंदर सारे व्यापारी जो मिलजुल करके प्राइस को कम सेट करते थे, है ना, प्राइस कम रखते थे। पारदर्शी वित्तीय लेन देन सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है कौन? इनाम। इसके अलावा और भी है, पहले ये लिख लो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद और भी है तो वो लिख लो, पहले लिख लो। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है मैटर, इसके बाद में हम देखेंगे, है ना, एग्रीकल्चर फाइनेंस पढ़ेंगे तो लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। ई नाम पोर्टल पे जाना, और भी अगर एक्स्ट्रा कोई भी अगर आपको सूचना चाहिए वहां से आपको मिल जाएगी, सभी प्रकार की सारी सूचनाएं वहां पे है। समस्या यह है कि फार्मर को मोबाइल चलाना नहीं आता, मोबाइल चला भी लेगा तो उसके ऊपर जो सूचनाएं हैं वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसको जरूरत पड़ती है किसी और व्यक्ति की। अब बार बार मंडी के अंदर वो जाएगा, वहां पे जाकर के उस ऐप को रन करेगा, है, तो बड़ी समस्या है। किसान दूर दूर गाँव में रहते हैं, बड़ी समस्या होती है। बातें मत करो, लिखो। और जो अभी तक
अभी तक जितने भी व्यापारी, जितने भी सटोरिये, जितने भी बिचौलिए, जितने भी कमीशन एजेंट, आड़तिया, ये जो लोग अभी तक बाजार के अंदर डोमिनेंट थे, है ना, ये जैसे ही इनाम आया ना, इनाम आते ही धीरे 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 उनके जो डोमिनेंस है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही। क्यों? क्योंकि एक तरफ ऐसा भी है, हमने देखा है कुछ फार्मर जो है इस चीज को अडोप्ट कर रहे हैं भाई, वो समझ रहे हैं सिस्टम को कैसा क्या है कि नहीं। बस वो फार्मर जो कि लार्ज हैं, केवल वही फार्मर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। छोटे किसान हैं, उनको कैसी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं जाते हैं। यार इतना सा तो प्रोड्यूस है, कौन खरीदेगा? क्या पता अगले को 500 क्विंटल की जरूरत है, 20 क्विंटल कौन खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा। और फिर अलग अलग फार्मर से खरीदेगा तो अलग अलग वेरायटी हो जाएगी। अलग मान लो कोई भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई भी चाहता है कि मेरे को तो इस प्रकार का प्रोड्यूस वो चाहिए, इतनी मात्रा में, जिस क्वालिटी का चाहिए, और उसको क्वांटिटी में भी ज्यादा चाहिए। अब वो देखेगा तो उस कंडीशन में क्या है कि अलग अलग फार्मर से वो नहीं खरीदेगा। क्यों? अलग अलग फार्मर, अलग अलग लोकेशन के हैं, अलग अलग वेरायटी उन्होंने ग्रो करी है, तो वो तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें कई और भी चीजें हैं, जो वो लार्ज फार्मर है वही इस फील्ड के अंदर है, उनके पास में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इनकम के अदर सोर्स भी होते हैं, पैसा उनके पास होता है, तो वो थोड़ा वेट भी कर लेते हैं। कोई बात नहीं कि अभी 6 महीने बाद बिक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। समस्या ये भी है कि कहाँ पे इसको रखे। हमारे मंडी जो है वहाँ पे एक किसान का प्रोड्यूस तो रख नहीं सकते, सभी किसानों को रखना पड़ेगा। और वहाँ पे मंडियों के अंदर इतने, फिर वेयर हाउस में लेके जाओ, वेयर हाउस के अंदर आपके चार्ज लगेंगे, पर क्विंटल के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर नहीं बिका तो आपके चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कौन कौन वहन करेगा? वो तो फार्मर को देना पड़ेगा, वो फार्मर को देना पड़ेगा। तो कई सारी समस्या, कई सारी समस्या है। ये जो डेटा है ये फरवरी फरवरी 2024 तक का है ना, फरवरी 2024 तक। हो गया क्या? और ये जितनी भी मंडियां है ना, इन सभी मंडियों को एपीएमसी से जोड़ दो। एपीएमसी बोले तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है, उससे आप जोड़ दो, तो जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये काम करेगी, है ना। इनाम जो है फिर इजीली आराम से चलेगा, पर समस्या काफी सारी है। चले आगे। आज आप जाना, है ना, और मोबाइल पे सर्च करना इनाम, है ना, उसके ऊपर देखना क्या क्या चीजें है सारी की सारी, है ना। इनाम किससे फायदा? तुम्हारी आवाज तो आती है नहीं, देखो तो बाद में बात कर रहा हूँ, बाद में। अरे ये लिखा तो है ये चलो आगे चलते हैं। लिखो भाई, तुम बहुत धीरे लिखते हो यार।
क्या फायदा तो है ना, ये मत, अरे तो कितनी देर से ये तो बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं अपन भाई, हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है, इन ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, इन मिडिलमैन के थ्रू अगर होके हुए आता है ना, फार्मर का प्रोड्यूस अगर इन मिडिलमैन के थ्रू होके बिकता है, तो सस्ते में पैसा ट्रेडर जो है सस्ते में खरीदेगा, फार्मर से सस्ते में खरीदेगा। वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, मार्केट में एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि सस्ते में इनसे खरीदेंगे, ऐसा माहौल बना देंगे पहले कि अब जो है इनकी रेट कम होने वाली है। कैसे भी समझो इस बात को, है ना। फार्मर सस्ते में खरीद लेंगे और उस प्राइस को इतना बढ़ा देंगे कि कंज्यूमर को पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है। तो इसके फायदे के लिए और इसके फायदे के लिए ये लेके आया गया, समझ रहे इस बात को। अब क्या होगा, हमने कहा कि अलग अलग राज्य से जो भी खरीदने वाला जो बायर होगा, वो क्या करेगा, अपनी अपनी हाईएस्ट प्राइस लगाएगा। क्या लगाएगा? हाईएस्ट प्राइस। ना तो इसको इसके बारे में पता, ना इनको इसके बारे में पता। और हर जो व्यापारी होगा, जो खरीदने वाला होगा, अगर ये सोचेगा अगर मैं कम कीमत लगाऊंगा, तो हो सकता है कोई दूसरा ज्यादा कीमत लगा के खरीद लेगा। अगर किसी को अर्जेंट है, नीड है, हो सकता है वो एक्सपोर्ट करता हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो, उसको मान लो खरीदना हो, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाने की कोशिश करेगा। एक तरफ तो किसान को ये लोग मंडी के अंदर कम से कम कीमत देते हैं, और एक तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये लोग अधिक से अधिक कीमत लगाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो अधिक कीमत किनको मिल जाएगी? इनको। समझ रहे हो ना? तो वो फायदा, ये फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग नहीं है, ये मिडिल मैन नहीं है। समझ रहे हो इस बात? ये चलो अभी देख रहे हैं किन किन को क्या क्या है, देखो। अब जो ये है क्या, ये जो इनाम है, ये इसके द्वारा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, छोटा छोटे किसान कृषि कृषि व्यवसाय कृषि व्यवसाय महासंघ, है ना, इसके द्वारा जो है रन किया जाता है। ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके तत्वाधान में ई नाम को लागू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। तो ये जो एजेंसी है, इसके द्वारा जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका विजन क्या है, मेन विजन क्या है, जो एकीकृत, जो इंटीग्रेटेड जो बाजार है, जो एपीएमसी के कंट्रोल में है ना, एकीकृत जो बाजार है, उनके अंदर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदार जो बायर है ना, जो बायर है, खरीदारों और जो बेचने वाले जो क्रेता है ना, उनके बीच में जो सूचना असमानता है, इंफॉर्मेशन को लेकर के, डिमांड सप्लाई प्राइस को लेकर के जो असमानता है उसको दूर करते हैं, और जो वास्तविक जो मांग है, जो डिमांड है और जो आपूर्ति है ना, उसके आधार पर कृषि विपणन को एक समरूप, है ना, एक रूप जो है वो दे करके उसको बढ़ाते हैं। मतलब फार्मर को ज्यादा से ज्यादा कीमत प्रोवाइड करने की व्यवस्था करते हैं। हमें पता है कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर सीजनल प्रोडक्शन होता है। सीजनल प्रोडक्शन होता है तो जिस कंडीशन में जब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो फ्लक्चुएशंस चलते हैं, जो डिमांड और सप्लाई से मार्केट रन होता है, जिसमें प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता है, उनको दूर करने के लिए हमने क्या कहा, हमारा जो है मेन विजन जो है, इसके अंदर फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है, अधिक से अधिक कीमत इनको मिले। ठीक है, ये लिख लो। इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी है, ये इसके आगे लाभ है। लाभ के अंदर वो सबका अलग अलग है। व्यापारी को क्या लाभ है, किसान को क्या लाभ है ना, प्रोसेसर को क्या लाभ है, अलग अलग है वो सबके। इसको लिख लो, फिर 5 मिनट ब्रेक देते हैं, है ना, और फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस शुरू करते हैं। लिखो फटाफट लिखो, इसको बातें मत करो, लिखो।
चलो चले आगे। चलो तो बातें करते करते लिखते हो, 2 मिनट बात करते हो फिर 2 अक्षर लिखते हो, फिर बात करते हो फिर लिखते हो। इतना टाइम थोड़ी लगता है इसमें। चुप रहा है। चलो हाँ, लाभ है ना। सबसे पहले किसान की बात करें तो किसान के लिए हम क्या कह रहे हैं, वे किसी भी दलाल या बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उत्पाद बेच सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अब इस फार्मर के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। मंडी के अंदर जो है इनाम पोर्टल से वो किसी भी व्यापारी को, किसी भी बायर को वो जो है क्रेता को वो बेच सकता है। अब यहाँ पे दलाल जो बिचौलिए हैं, कमीशन एजेंट है, आड़तिया, उनका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे उन्हें अपने निवेश पर प्रतिस्पर्धी लाभ मिल सकता है। हमने कहा अलग अलग राज्यों से या एक ही राज्य से अलग अलग व्यापारी के द्वारा एक अच्छी कीमत उनको मिल सकती है। व्यापारी की बात करें तो व्यापारी भारत में कहीं भी, है ना, कहीं भी एक एपीएमसी से दूसरे एपीएमसी में द्वितीयक बाजार कर सकेंगे। मतलब जैसे हमने कहा है कि एक लोकल मार्केट है ना, जैसे उदयपुर में जो मंडी है उसके अंदर कोई व्यापारी होगा, वो व्यापारी केवल यहाँ पे ही जो है जो भी गुड्स कमोडिटीज आई है फार्मर की वो परचेज करेगा। लेकिन इस इनाम से वो इस मार्केट के साथ साथ इस पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग, हमने कहा 23 राज्यों में वो चल रहा है, 23 राज्यों में 4 केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो सभी जगह से वो क्या कर सकता है, अपना प्रोड्यूस खरीद सकता है। एक तो व्यापारी केवल इस लोकल एरिया, उदयपुर के लोकल एरिया के अंदर जो गुड्स कमोडिटीज आ रही है केवल वही परचेज कर रहा है।
और दूसरे मार्केट में जाकर के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, है ना, वहां से दूसरी कमोडिटी परचेज करेगा, लेकिन एक ही जगह से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन सभी जगह के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की कमोडिटी को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो ये व्यापारी की बात हो गई। क्रेता जो खरीदने वाला है ना, जो प्रोसेसिंग करने वाला है वो, और जो निर्यातक है जो एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए क्या है, बड़े खुदरा विक्रेता जो रिटेलर्स होते हैं, बड़े रिटेलर्स होते हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं, या जो एक्सपोर्टर होते हैं, है ना, जैसे खरीदार, ये सभी क्या है, खरीदार है। ये भारत के किसी भी मंडी से सामान खरीद सकेंगे, जिससे मध्यस्थ जो लागत है ना, जो मिडिलमैन, हमने कहा ना, मिडिलमैन जो है, जो कॉस्ट आ रही है वो नहीं होगी, है ना, मतलब क्या होगी, कम हो जाएगी, और उनकी भौतिक उपस्थिति और बिचौलियों पर जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। ये लाभ लिख लो, और भी है शायद, और भी है, हाँ अब नहीं है, यही है ना। इसको लिख करके 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। अरे यार पता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इस कमेटी के तहत है ना, सब मंडियों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, एक साथ लेके आया गया। बातें मत करो, लिखो। तुम लोगों ने मुझे हिंदी में इकोनॉमिक्स समझा दी। हाँ सही कह रहा हूँ, 2007 के बाद में पहली बार हिंदी में पढ़ी है मैंने इकोनॉमिक्स, 2007 के बाद, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मेरे को कभी समझ जरूरत ही नहीं पड़ी हिंदी में पढ़ने की, है कि नहीं। हाँ अब तुमसे तुमसे कोई ओपिनियन नहीं मांग रहा, लिखो, चुप रहा, लिख फटाफट, बातें करेगा। अरे तेरा सॉफ्टवेयर खराब है क्या? अरे वायरस आ गया लगता है उसमें। विजन, विजन का मतलब, विजन मतलब आगे फोरकास्ट, क्या दृष्टि है आपकी, आगे क्या सोच रहे हो आप, है ना, आगे वो विजन। आप लोगों का नहीं है कि विजन, डब्ल्यू पास करना का विजन नहीं है क्या, वही विजन और क्या। हाँ नहीं, कईयों का तो कुछ और विजन है। हाँ भाई, कोई रिश्ता विश्ता आ रहा होगा तो घर वालों को कहेंगे कि हम कोचिंग में डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, सहायक कृषि अधिकारी। हाँ तो सगाई वगाई हो जाएगी, और तो क्या है। 5 मिनट का ब्रेक है, लिखने के बाद आप फटाफट जाके आ जाना, ठीक है ना।
5 मिनट का ब्रेक।
हाँ बैठो भाई, फटाफट बैठो बैठो। हाँ चलो, अरे बातें मत करो, इधर देखो। अरे चलो अंदर जल्दी, तुम्हारी बातें पूरी नहीं होती क्या हैं? ये नहीं सुधर सकता। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट है आपके मार्केटिंग का हो गया काम, कंसेप्ट खत्म। अब है एग्रीकल्चर फाइनेंस, है ना। अब सीधा सीधा मोटे तौर पे हम देखें, हम देख रहे हैं कृषि के बारे में, है ना। एग्रीकल्चर के अंदर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, किसकी? वित्त की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस की। इसको समझो, इसको समझो। देखो बेसिक में पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको, है ना। आपके दिमाग में यही आएगा, सर हम जो है इसके अंदर बैंक्स पढ़ते हैं क्या? बैंक पढ़ते हैं, और बैंक जो पैसा देते हैं किसको? बरोबर को, फार्मर को, उसकी स्टडी करते हैं और कुछ भी नहीं करते। देखो इसमें समझो क्या क्या है, सारा सब समझो इसमें। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर किसकी? फाइनेंस की। हमने पहले भी बता दिया था कि 1947 में हमारी स्थिति क्या थी, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, है ना। और हमें पता था कि 1947 के समय पे हमारे सामने जो फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या थी, फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या थी। फिर हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी। पंचवर्षीय योजना में हमने कहा कि भाई प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। किसके प्रोडक्शन को? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को। किसके प्रोडक्शन को? फूड ग्रेन। और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कौन करेगा? फार्मर करेगा। और फार्मर को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। फार्मर को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। सीड चाहिए, मैनुअल चाहिए, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर है, इरिगेशन के लिए इरिगेशन वाटर चाहिए उसको, है ना। हार्वेस्टिंग के लिए मशीनरी इंप्लीमेंट टूल्स चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे उनको जो है डिफरेंट जो है इनपुट की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट इनपुट की जरूरत पड़ेगी। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय पे हमारे पास में कोई मैकेनाइजेशन नहीं था, कोई मैकेनाइजेशन नहीं था। हम जिस भी एक्टिविटी की बात करेंगे, जिस भी कल्टीवेशन एक्टिविटी की बात करेंगे, जैसे प्रिपेरेटरी टिलेज है, सोइंग है, इंटरकल्चर है ना, इंटरकल्चर है, उसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है और ट्रांसपोर्टेशन। हम कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास में मैकेनाइजेशन नहीं था, हमारे पास में इम्प्लीमेंट मशीनरी टूल्स नहीं थे, हमारे पास जो है किसी प्रकार की कोई तकनीकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमने कहा कि प्रिपेरेटरी टिलेज कौन करता था? बुलक से, है ना। फार्मर जो है बुलक से प्रिपेरेटरी टिलेज फील्ड तैयार करते थे, है ना। और ये जो बैल है, ये जो बुलक है, इसको क्या चाहिए? चारा। क्या चाहिए? चारा। फीड के लिए इसको क्या चाहिए? चारा चाहिए। और इतना हमारे कल्टीवेशन प्रोडक्शन होता था कि चारा हम आराम से मिल जाता था। सोइंग जो है बुलक से होता था। इंटरकल्चर फैमिली जो मेंबर्स होते थे उनके द्वारा होता था। और जो क्रॉप है जिनके अंदर इंटरक्रॉपिंग वगैरह होती है, इंटरकल्चर करके बुलक से, और वो भी आप जो है इससे कर सकते हो। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर होता नहीं था, है ना। और जो भी होता था उस समय पहले देसी तरीके से क्या किया जाता था? केमिकल वगैरह बनाते थे, उनका यूज किया जाता था, ठीक है। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग मैनुअली करते थे, है ना। हार्वेस्टिंग मैनुअली करते थे। अगर मान लो ग्राउंडनट की बात करेंगे, या कोई ऐसी जो है जो जो बुलक से जो देसी फ्लो है उसके द्वारा वो हार्वेस्टिंग वगैरह हो गई। या थ्रेसिंग की बात करें तो थ्रेसिंग भी जो मैनुअली जो है ना, जो फैमिली लेबर है, फैमिली लेबर उनके द्वारा हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, घर लेके आना है तो उसमें हम कहते हैं कि बुलक जो बैलगाड़ी है उसके द्वारा। तो हमने देखा कि सभी एक्टिविटीज में जो बुलक है उसका कंट्रीब्यूशन लगभग देखा जाए तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है? बुलक का है। और जो फैमिली लेबर है, फैमिली जो मेंबर है उनका है। यहाँ पे किसी प्रकार के कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़े। समझ रहे हो ना, मतलब सारी की सारी एक्टिविटी, ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। और पहले ट्रेडिशनल कल्टीवेशन किया जाता था तो पैसे की जरूरत कम होती थी। पैसों की जरूरत मतलब ये जो सब काम धाम है इनकी सबकी जरूरत इतनी नहीं होती थी। तो कॉस्ट जो आती थी, आज आप बुलक की जगह आपने मैकेनाइजेशन लेके आ गया,
सब काम ट्रैक्टर से हो रहा है, इम्प्लीमेंट से हो रहा है, मशीन से हो रहा है। केमिकल का स्प्रे कर रहे हो आप, केमिकल का स्प्रे कर रहे हो, दुनिया भर का फर्टिलाइजर डाल रहे हो, दुनिया भर का फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग मशीन से हो रहा है, थ्रेसिंग मशीन से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है बड़े बड़े जो व्हीकल है उनके द्वारा कर रहे हो, तो कॉस्ट आपकी क्या आ रही है, अब ज्यादा आ रही है, कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा। तो सरकार ने सोचा कि 2022 तक जो है फार्मर्स की इनकम डबल कर देते हैं, इनकम डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वो नहीं हो सकती, क्यों? पहले कल्टीवेशन ट्रेडिशनल किया जाता था, बुलक जो है उसको फीड के लिए चारा चाहिए था, खूब प्रोडक्शन होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कॉस्ट उस समय कम आती थी। आजकल हमने हर एक एक्टिविटी के अंदर, सारे के सारे के अंदर एक्टिविटी के अंदर हमने मैकेनाइजेशन कर दिया, उसकी वजह से कॉस्ट क्या रही है हमारी, ज्यादा। और इनकम जो है हमारी इनकम बढ़ी जरूर है, लेकिन हमने कहा कि हमारी कॉस्ट उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हमने कहा कि उस समय हमारे सामने फूड ग्रेन की समस्या थी, फूड ग्रेन की समस्या थी, फूड ग्रेन जो फूड सेफ्टी है और जो फूड सिक्योरिटी है उसकी बात कर रहे थे। और वो कौन करेगा, फार्मर। और फार्मर को क्या चाहिए, इनपुट। और इनपुट जो है सबके सब किसके आएंगे, पैसों के, किसके आएंगे, पैसों के। अब 1947 की अगर बात करें तो उस समय कोई ऐसे बैंक थे नहीं जहां से आपको पैसा मिल जाए। आपके पास में ले देकर के जो सोर्स थे वो कौन से थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल। कौन से थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल। या तो आप अपने रिलेटिव से, या आप अपने फ्रेंड से, या गांव के अंदर जो लैंडलॉर्ड है, या कोई मनी लेंडर है, या कोई साहूकार पाउंड ब्रोकर है, या कोई व्यापारी है, या कोई थोक विक्रेता है, इनसे ही आप क्या कर सकते थे, पैसा लेते थे। और वो भी क्या होता था, हायर इंटरेस्ट रेट पे, हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे। अब आप सोचो कि जब आप अधिक ब्याज पे पैसा लेकर के इन इनपुट्स को खरीद करके आप खेती कर रहे हो, और वो भी जो भी क्या है, हमने कहा फुली रिस्की है। क्या है, फुली रिस्की है। गलती से मान लो उस साल ड्रोट आ गया, या फ्लड आ गया, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आ गया, या किसी न किसी तरीके की, हमने कहा प्रोडक्शन रिस्क हो सकती है, मार्केटिंग रिस्क हो सकती है, फाइनेंस रिस्क हो सकती है, पर्सनल रिस्क हो सकती है, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के रिस्क है। इन सब के बावजूद वो खेती करता है। अगर मान लो रिस्क आ गई तो क्या होगा, एक तो अधिक ब्याज में आपने पैसा लेकर के खेती करी, और इन सभी रिस्क की वजह से आपका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, इस बचे हुए जो आपका प्रोडक्शन मिला है इसको लेकर के मार्केट में जाओगे, मंडी में जाओगे, व्यापारी जो है उसमें आप प्राइस फिर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब प्रोडक्शन कम था, प्राइस भी कम है, और हमको जो है केस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, सामाजिक स्तर जो है उसका वो बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, और एग्रीकल्चर के अंदर पहले जो प्रोडक्शन था उसको और ज्यादा इंप्रूव वैरायटी ला करके, कैसे न कैसे तकनीक अपना करके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। अब वो पैसा, वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा, पैसा तो उसके पास है ही नहीं। फिर वो क्या करता है, फिर कर्जा लेता है। इस तरीके से वो ट्रैप में फंसता जा रहा था, इस ट्रैप में फंसता जा रहा था। और ये लोग जो है, ये लोग जो है, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, फार्मर्स की जो जमीन है वो गिरवी रखते थे, एज ए सिक्योरिटी रखते थे। और जब हमको पता है प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो वो जो पैसा उसने हायर इंटरेस्ट पे लिया था वो नहीं चुका पाएगा, वो नहीं चुका पाएगा तो एक ट्रैप में फंस जाएगा। आज उसने इस जमींदार से पैसा लिया, अगले बार दूसरे जमींदार से पैसा लेगा, तो वो उस ट्रैप में फंसता चला गया। कई किसानों की जमीनें चली गई। तो सरकार ने धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म लेके आया, लैंड रिफॉर्म, उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना। जो पहले हम कहते थे बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे पहले, उनके पास से जमीनें सारी की सारी होती थी, है ना, अलग सिस्टम चलता था उस समय, है ना। आपने रेवतवारी, बैलवारी आपने सुना होगा नाम, है ना, वो चलता था पहले, बहुत समय पहले की बात है। तो हमने कहा कि इस समय स्थिति ऐसी थी कि हमें जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो फूड सिक्योरिटी के लिए हमने कहा कि फार्मर को इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कौन देंगे, दो सोर्स है, एक तो हमारे पास में बैंक्स हैं, और सारे के सारे बैंक क्या थे, हमारे प्राइवेट थे, सारे के सारे बैंक क्या थे, प्राइवेट। अब भाई प्राइवेट बैंक है तो हमने कहा कि लगभग 1967-68 तक प्राइवेट सेक्टर को ये लोग जो है केवल 1% पैसा देते थे, 100 रुपए में से 1 रुपया देते थे, कब तक, यहाँ तक। लेकिन हम तो अभी कहाँ है, यहीं पे है। और यहाँ जब देश आजाद हुआ, हमारे सामने केवल जो है बैंक थे वो सारे के सारे कैसे थे, प्राइवेट थे। उन सभी बैंकों को कौन गवर्न कर रहा था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई जो है, ये बाकी के जितने प्राइवेट बैंक है उनको कहता था कि भाई हमारे सामने फूड सिक्योरिटी की समस्या है, आप उनको जो है पैसा दो ताकि वो क्या परचेज कर सके, इनपुट परचेज कर सके, और जो हमारे सामने फूड सिक्योरिटी की समस्या है उसको वो प्रोडक्शन करके और उसको खत्म कर सके। लेकिन समस्या जो की थी, देश आजाद हुआ उसके बाद सबसे पहले 1949 के अंदर इसको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने इसको जो है अपने कंट्रोल में लिया। अब कंट्रोल में तो ले तो लिया, लेकिन हमने देखा कि अभी भी स्थिति वैसे की वैसी थी।
थी, हमने कहा वहां तक 1% पैसा दिया जाता था प्राइमरी सेक्टर को। अब प्राइमरी सेक्टर में हमने कहा हमारे फार्मर भी है, डेयरी जो पशुपालन का काम करते हैं वो भी है, फिशरीज वाले भी हैं, पोल्ट्री वाले भी है, जो एपीकल्चर है उसकी बात कर लो, माइनिंग जो है उसकी बात कर लो, फॉरेस्ट्री है, मतलब सारे के सारे जो कि आपकी इकोनॉमी का एक स्तंभ है, जहां से आपकी पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है, आप उसको पैसा ही केवल 1% दे रहे हो। कब तक? अब तक की बात कर रहे हैं 68 की, हम तो अभी यहाँ है। तो समस्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना शुरू करी, फूड सिक्योरिटी लाया गया, कई सारी चीजें चलती गई, और हमने देखा कि 1969 के अंदर जो इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी पीएम थी, इन्होंने 14 बैंक्स को हम पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे, शो में पढ़ेंगे बिल्कुल। 1969 के अंदर जो 14 जो बैंक थे, जो जिनके पास में 50 करोड़, कितना, 50 करोड़ जिनके पास में पूंजी थी, उन सभी बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया सरकार। अब सरकार ने कहा कि भाई अब सुनो, बात ऐसी है, हमारे हरित क्रांति आ गई थी पहले 1966 के अंदर, हरित क्रांति आ गई, प्रोडक्शन खूब हो गया, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है, वो अभी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए फिर हम जो है अलग से प्रयास करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए हर तरीके से। तो हमने कहा कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर को हमको क्या करना है, बूस्टअप करना, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना। अब इन्होंने धीरे धीरे पैसा देना शुरू किया, लेकिन समस्या ये थी कि जो जो जितने बैंक थे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थे। कहाँ पे थे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, गांव में थे ही नहीं। गांव में समस्या थी, सारे के सारे मकान जो थे, ज्यादातर मकान कच्चे थे, वहां पे बैंक खोल नहीं सकते। बैंक खोलेंगे, कागज जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहीं रखे रहेंगे, और कोई रात को आता है, डॉक्यूमेंट्स जिसको लोन दिया है वो फाड़ के चला गया, तो फिर क्या करें? सारे के सारे जो पैसे रखे वो निकाल के लेके चला गया, तो फिर क्या करें? और बारिश के समय में वो जो छत है, जो कच्चा मकान है जहाँ पे खोल रखा है, वो तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट। तो उस समय बहुत सारी समस्या थी। दूसरी समस्या ये भी थी कि हमारे सामने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, जो परिवहन की सुविधा थी नहीं थी। आज भी आप कई जगह जाओगे तो वहां पे सुबह एक गाड़ी जाती है, शाम को एक गाड़ी वापस आती है, सारे दिन भर कोई गाड़ी नहीं चलती। कई ऐसी ऐसी जगह है अभी भी राजस्थान में सब जगह ही है, सब जगह समस्या ऐसी की चल रही थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थे। फिर कहा कि बात ऐसी है, 1970 2 अक्टूबर 1975 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, गांधी जयंती के अवसर पर 1975 को किसकी स्थापना की? आरआरबी की स्थापना करी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करी। और इसका मेन जो मकसद था यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, उनको आपको क्या करना है? पैसा देना। ये बात हो गई। फिर कुछ बैंक और थे, उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे पास में, जैसे हमने कहा 1980 कब? ये था आपका 15 अप्रैल, है ना, 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक बच रहे थे, 6 बैंक जिनके पास में 200 करोड़, कितने? 200 करोड़ की पूंजी थी या उससे ज्यादा थी, उनको भी क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। तो टोटल 14 + 6 कितने हो गए? 20। उस समय जो 20 बैंक थे वो क्या थे? नेशनलाइज थे। लेकिन आज की तारीख में कितने बैंक है? टोटल 12 बैंक है, क्योंकि हमने कहा कि कई सारे बैंक तो क्या हो गए? मर्ज कर दिए गए। ठीक है, बात हो गई 1980 की बात हो गई। अब इसके बाद में 12 जुलाई 1982 को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या गया? नाबार्ड। और इसका मेन मकसद ही क्या था? नाबार्ड का मेन मकसद ही क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे क्या करना है? ध्यान देना है। तो आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था होगी, गांव के अंदर नहर की व्यवस्था होगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, सबका सब पैसा कौन देगा? आपका नाबार्ड देगा। इस तरीके से सारा सिस्टम सब कुछ चलता गया। लेकिन हमने कहा भाई हमारे एग्रीकल्चर के अंदर पैसे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसे की। हमको क्या करना है? इनपुट परचेज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है? कल्टीवेशन करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है। अब जो जो व्यक्ति है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? बोरोवर। क्या कहते हैं? बोरोवर, उधार लेने वाला, उधारकर्ता जो है, ये उधारकर्ता जो है, ये कहाँ जाएगा? बैंक के पास। कहाँ जा रहा है? बैंक के पास जाएगा। तो बैंक वाले को जाके कहेगा साहब पैसे दे दो, लोन दे दो। क्या दे दो? लोन। क्रेडिट दे दो मुझे। क्या दे दो? क्रेडिट। तो क्या ऐसा होगा कि जैसे पैसे लेने जाएगा तो बैंक वाला ले पकड़ कितने चाहिए? 5 लाख ले, पकड़ 5 लाख और चल? नहीं, ऐसा नहीं हो। तो जैसे ही वो जाएगा, अरे मैं बोल देता हूँ, तो जो बैंक वाला है इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा भाई कहाँ से आए हो? ठीक, वो बताएगा कि इस गांव से आया हूँ, ठीक है, अपनी लोकेशन बताएगा। फिर वो कहेगा कि आपको क्या काम है? तो सर मुझे खेती के लिए जो है, प्रोडक्शन के लिए क्रॉप लोन चाहिए। क्या चाहिए? क्रॉप लोन। अच्छा ठीक है, सही बात, आपको क्रॉप लोन चाहिए। कितना चाहिए आपको? वो तो कहेगा कि साहब मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए।
तो बोला कि 5 लाख तुम नहीं दे सकते, पहले आपसे कुछ चीजें हम पूछते हैं, अब बताओ। तो कहेगा कि आप क्रॉप, कौन सी क्रॉप की बात करते हो, तो उससे पहले पूछेगा आपके पास में लैंड होल्डिंग कितनी है, जमीन कितनी है आपके पास। तो बताएगा कि भाई मेरे पास में जो है 10 बीघा जमीन है। कितनी है? 10 बीघा जमीन। अच्छा ठीक है, 10 बीघा है, तो 10 बीघा में इरिगेटेड कितनी है, सिंचित कितनी है और असिंचित कितनी है, मतलब बारिश पे कितनी आधारित है और इरिगेशन की फैसिलिटी आपके पास में कितनी है। अगर इरिगेशन की है तो कौन सी है, कैनाल इरिगेशन है, क्या आपके पास में ऑयल इंजन है या इलेक्ट्रिक मोटर है, क्या है, किस कौन सी व्यवस्था आपके पास में। और अगर अनइरिगेटेड है तो वो कितनी जमीन है, तो पूछेगा आपके पास में पूरी जो जमीन है उसके अंदर कितनी कितनी जमीन आपकी इरिगेटेड और अनइरिगेटेड है। ठीक है, अब इस जमीन के अंदर आप कौन किस प्रकार की आप फसल जो है, क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन करते हो, किस प्रकार की फसल लगाते हो। वो कहेगा सर मैं तो सीरियल भी लेता हूँ, पल्सेस भी लेता हूँ, ऑयल सीड भी लेता हूँ। तो कहेगा सीरियल में क्या लेते हो, पल्सेस में क्या लेते हो और ऑयल सीड में क्या लेते हो। अच्छा ठीक है, ये बात तो कर ली आपने भाई कि सीरियल ले रहे हो, तो सीरियल ले रहे हो तो उसका प्रोडक्शन कितना, प्रोडक्टिविटी कितनी है। हमने कहा कि बाड़मेर जो एरिया है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, फर्टिलिटी कम है, तो कितना बड़ा एरिया हो वहाँ पे जो है लोन उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से दिया जाएगा। तो वो तो कह देगा कि मेरे पास में तो 500 बीघा जमीन है, मेरे को तो 1 करोड़ दे दो। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं सीरियल का प्रोडक्शन करता हूँ, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी है। अच्छा ठीक है, आपका इतना प्रोडक्शन होता है, तो ये चीज बताओ कि आपका प्रोडक्शन मान लो 50 क्विंटल का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 50 क्विंटल का। अब ये बताओ परिवार में कितने मेंबर है। ऐसा तो नहीं कि पूरा गांव बसा रखा अपने परिवार के अंदर है। 50 क्विंटल है, 50 क्विंटल में 40 क्विंटल तो आप अपने परिवार के लिए खाने के लिए रख लोगे। हमने कहा ना मार्केटेबल सरप्लस की बात करिए, बेचने योग्य कितना बचता है आपके, जानवर कितने परिवार के अंदर, एनिमल जो दूध देते हैं, और आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी कितनी है ये तो बताओ पहले। तो बताएगा ठीक है साहब ये, अच्छा कोई बात नहीं, 50 क्विंटल है, 50 में से 10 क्विंटल आप रखते हो अपने पास में और बाकी का जो 40 क्विंटल उसको मार्केट में बेचते हो, चलो कोई बात नहीं ठीक है। अब ये बताओ कि केवल और केवल इनकम का सोर्स आपका केवल यही है क्या, केवल खेती है क्या। तो कहेगा नहीं सब खेती नहीं है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और एक तो दुकान लगाता है, एक तो दुकान से मेरी इनकम होती है, दूसरा बच्चा जो है कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो इनकम का सोर्स मेरे पास में ये हो रहा है। तो वो उसके लिए, उस बैंक वाले के लिए ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है कि यार अगर मान लो खेती के दौरान अगर ये नहीं होता है तो यहाँ से इसकी इनकम हो रही है, तो यहाँ से अपने पास में पैसा आ सकता है। तो सीधी सी बात है, ये बैंक वाले उससे केवल ये इंफॉर्मेशन कब की है, जब ये फार्मर इस बैंक के पास गया है। अब बैंक वाला क्या करेगा, जितने भी ये सूचनाएं इसने दी है ना, वहां पे जाकर के विजिट करेगा और देखेगा आप जिस मकान में रहते हो, है ना, जिस मकान रहते हो शामिल का मकान है कि आपका खुद का पर्सनल है, ये भी देखेगा। आपके पास में कैपिटल एसेट्स क्या क्या है, आपके पास में कैपिटल क्या क्या, और ये बताओ। तो कुल मिलाकर के उस फार्मर से वो सारी सूचनाएं लेगा, सारी सब सूचनाएं लेगा। तो उसके बाद भी वो जो लोन देगा ना, वो उसने कहा 5 लाख, नहीं साहब 5 लाख तो नहीं दे सकते, आपके उत्पादन इतना होता है, प्रोडक्शन इतना होता है, तो वैल्यूएशन करता है। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको जो है सिक्योरिटी के रूप में, है ना, सिक्योरिटी के रूप में आपको प्रतिभूति के रूप में, प्रतिभूति के रूप में आपको कुछ न कुछ फार्मर से कुछ न कुछ आपके जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर मान लो उसकी जमीन की वैल्यूएशन ही 4 लाख है और आपसे 5 लाख का लोन लेके तो चला जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है भाई, वैल्यू 4 लाख की भी 5 लाख मिल गई, बढ़िया है, चला जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं, दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन होती है कि आपको मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, ये जो है डिफरेंस है, इसमें जो वो रेट फिक्स करके रखता है कौन, आरबीआई, उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन के हिसाब से आपको लोन देना है। इसमें भी ऐसा होता है कि जो अच्छे बैंक है, जो अच्छे बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, जो अच्छे बैंक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, पीएनबी है, वो जो अच्छे बैंक है जिनकी ग्रोथ बढ़िया है, तो वो हो सकता है कि कम इंटरेस्ट पे आपको लोन दे दे। और वो लोन भी हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, किसान क्रेडिट कार्ड है, केवाईसी है, नो योर क्लाइंट, केवाईसी है ना, और केएसवाई है, किसान समृद्धि योजना है। अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, वो पढ़ेंगे बाद में, देखेंगे उसको इस तरीके से। तो हमने क्या कहा कि एक बैंक जो है, इस बोरोवर, इस किसान से आप देखो कितनी प्रकार की सूचनाएं ले रहे हैं, कितनी प्रकार की सूचनाएं, ये तो केवल सूचनाएं ली है। अब वो जो बैंक वाला है ये देखेगा कि ये जो व्यक्ति हमारे पास में आया है इसका कैरेक्टर कैसा है। इससे ये भी पूछेगा कि भाई आपने जो लोन लेने की बात कर रहे हो, क्या आपने पहले लोन ले रखा है, क्या कहीं से लोन लिया है, तो कहेगा हाँ लिया है। तो अच्छा कहाँ से लिया है, तो अच्छा वहां से लिया है, तो उसकी उसकी नोटिस की वो लेके आओ रिसिप्ट पहले। हो सकता है कि वो आदमी अलग अलग जगह से लोन ले रहा हो और पैसा नहीं चुका पा रहा, समझ रहे हो, तो वो उसकी क्या देखेगा, क्रेडिट रेटिंग देखेगा, क्रेडिट रेटिंग देखेगा, क्रेडिट स्कोर जो होता है ना, वो देखेगा, रेटिंग देखेगा उसको। इसके आधार पे इजीली उसको लोन दे सकता है। अगर बढ़िया उसका क्रेडिट स्कोर है तो उसको आराम से इजीली, इतना डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसको इजीली जो है पैसा दे सकता है। तो आप देखो यहाँ पे जो बैंकर है,
बैंकर, इसको हम कहेंगे लेंडर, है ना, क्या कहेंगे, लेंडर। जो पैसा देने वाला है उसको हम कहेंगे लेंडर, जो कि कौन है, बैंक है। और जो पैसे उधार लेने वाला जो फार्मर, उसको हम कहेंगे बोरोवर, बोरोवर। तो जो लेंडर है वो बोरोवर को जो है इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद में क्या देगा, लोन देगा। इसके अलावा भी वो टेस्ट करता है, क्या करता है, टेस्ट, टेस्ट करता है। देखो कौन कौन से टेस्ट पढ़े हैं आपने, टेस्ट पढ़े हैं आपने, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट, क्या क्या है, 3 आवर्स, क्या है 3 आवर्स, क्या है 5 सी, 5 सी, और क्या है 7 पी, ये आपने पढ़े होंगे। 3 आवर्स, 3 आवर्स, रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज इन्वेस्टमेंट, रिटर्न की बात करेगा वो, रिटर्न की बात करेगा। ये यहाँ पे रिपेमेंट कैपेसिटी की बात करेगा, यहाँ पे वो रिस्क बियरिंग एबिलिटी की बात करेगा, रिस्क बियरिंग एबिलिटी की बात करेगा। तो ये 3 आर है। 5 सी, 5 सी, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस, ये 5 चीजें जो 5 सी देखेगा। इसके बाद में प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्बर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऐसे 7 प्रिंसिपल है सारे के सारे। इनको सबको देखने के बाद तब देता है वो, ऐसे थोड़े होता है। कोई नौकरी देता है आपको, नौकरी का प्री एग्जाम लेगा, पहले प्री लेगा, फिर मेंस लेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, है ना, उसके बाद में फिर वो लिस्ट निकालेगा और उसके बाद आपको नौकरी देगा। तो आपकी एलिजिबिलिटी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, सब। तो ऐसे ही बैंक वाला देखता है कि कहीं ये पैसा लेके चला गया तो खत्म, है ना। अब पैसा किसका है, जनता का पैसा है। तो वो सारे के सारे क्या करता है, टेस्ट लेता है। सारे देखेंगे, पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे इनको, है ना। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि जो बैंक है, जो लेंडर है, जो लेंडर है वो बरोबर को पैसा देगा, फार्मर को पैसा देगा। तो जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो जितने भी वित्तीय पहलू हैं, वित्तीय पहलू, वित्तीय पहलू, उन सब के बारे में पूरा एग्जामिन कर रहा है, पूरा एनालिसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस कह रहे हैं। ठीक, लिखो, देखो क्या है, कृषि वित्त, कृषि वित्त, कृषि वित्त, कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस, इसको हम क्या करें, भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका अर्थ क्या है, कृषि वित्त का अर्थ क्या है, सामान्यतः क्या है, कृषि व्यवसाय से संबंधित, ध्यान रखना, कृषि व्यवसाय से संबंधित वित्तीय जो पहलू होते हैं, जितने भी इंक्वायरी है, इंफॉर्मेशन है, उनका क्या करेगा, अध्ययन, स्टडी, स्टडी क्या करेगा, स्टडी करेगा, उनका परीक्षण करेगा और विश्लेषण करेगा, है ना। जो भारत का मुख्य क्षेत्र है, हमने कहा कृषि व्यवसाय हमारे भारत का क्या है, मुख्य क्षेत्र है। वित्तीय पहलुओं में कृषि उत्पादों के उत्पादन, कृषि उत्पादों के उत्पादन और उनके निपटान से संबंधित धन के मामलों को क्या करता है, वो शामिल करता है। मतलब आपने जो इनपुट्स परचेज किए थे, उससे आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, आउटपुट को आप कहाँ, मार्केट में आपने बेचा, इन सब सारी चीजों के बारे में, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, हर एक स्टेप में आपको पैसा लग रहा है। इन सभी वित्तीय पहलुओं की स्टडी करेगा, निरीक्षण करेगा, है ना, एग्जामिनिंग करेगा, एग्जामिनिंग, है ना, एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग, है ना, एंड एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस। तो स्टडी करेगा, एग्जामिनिंग करेगा और एनालिसिस करेगा, है ना, तभी जाकर के आपको वो पैसा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इसको लिखो, इसको लिखो, फिर इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। और हमने देखा कि जब बैंक वाला फार्मर से इतनी सारी सूचनाएं मांगता है, पहली बात तो किसान जैसे ही एंटर करेगा ना बैंक के अंदर, तो ऐसी चलती है वहां पे, तो अरे यार ये क्या है, यहाँ पे कागज डॉक्यूमेंट देखता है, उसको ये भी डर रहता है। अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, पहले समस्या यही थी कि वो जैसे बैंक के अंदर एंटर करता था तो वो देखता था, यार ये क्या सिस्टम है सारा का सारा, है, वो तो बेचारा गांव का इलिटरेट आदमी है, उसको तो पता ही नहीं है सब चीजों के बारे में। और वो बैंक वाले जब कहेंगे कि तू तेरे जमीन के कागज लेके आ, तो वो तो वैसे ही हो जाता है, अरे रहने दो, अपन तो वो अपने वहीं से कहीं रिश्तेदार से, जमींदार से ले लेंगे जिसको अपन जानते हैं। जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे फार्मर्स के लिए सहूलियत बढ़ती चली गई। और आजकल तो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, वो फार्मर्स अपने वोट बैंक के चक्कर में फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ,
इसके बाद किसकी क्लास है? अरे तू चुप रहा है? सतीश सर की, रितेश सर की क्या पढ़ाते हो? ज्योग्राफी। ठीक, कितने बजे से हो? 6 से 7? 6 से 8, वेरी गुड। तो रात को तो तुम्हें ऐसे कोई दवाई ववाई लेने की जरूरत तो नहीं नींद आने के लिए है? अरे पर्सनल बातें मत करो। हाँ तू जरूर बोलेगा। लास्ट क्लास में रिवीजन, हाँ लास्ट क्लास होगी, उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, बैठे हो आप बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस रिवीजन क्लास में वही आएगा जिस जो पढ़ के आएगा, समझ रहे हो ना, जिसको पता हो। नहीं तो यहाँ करके मैं पूछूंगा, जवाब नहीं देंगे, मैं चला जाऊंगा वापस। क्या मतलब है? बात वही है वो तो। मतलब क्या रिवीजन क्लास का मतलब क्या है? हाँ हो गया ना? तो जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एक तो इनपुट परचेज करेगा, एक टेक्नोलॉजी ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेगा, है कि नहीं? तो कई सारी चीजों के लिए ये जो है एडवांटेज है इसका। अभी देखते हैं इसको कौन कौन से लाभ हैं। चले, चुप रहे, बाद में बात करना। हाँ, आम की बात करता है क्या कभी? अरे तुम क्या वकील हो क्या उसके? हाँ, हाँ चलो आगे। बस आधा घंटा, 30 मिनट हो। क्या? हाँ चलो, सिलेबस किसका सिलेबस? कितना बचा? या तो हो सकता है कि संडे तक खत्म हो जाए, या फिर हाँ, संडे कहाँ छुट्टी है? मैं पूछ लूंगा। ज्यादा अपने ज्यादा नहीं है ना, 4-5 क्लास का और बचा है, 4-5 क्लास का और है बस, 4-5 क्लास का है। अब तुम बातें करोगे तो होगा क्या? नहीं, चलो बातें नहीं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस लिख लो फटाफट। कोई मैंने समझा दिया सारा। धीरे धीरे। हाँ, इम्पोर्टेंस देखो, हमने कहा कि मैक्रो लेवल पे, लार्ज लेवल पे और माइक्रो लेवल पे, दोनों पे हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट की बात करेंगे, है ना। एक तो पूरे ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ओवरऑल, है ना, पूरा ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरे नेशनल लेवल पे, उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। और एक इंडिविजुअल जो हमारे जो फार्मर है, उसके बारे में हम बात करेंगे, फार्मर के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपके माइक्रो लेवल पे, और ये हो गया आपके मैक्रो लेवल, ठीक है। उसके बाद में हम जो संसाधन है उसके उत्पादकता की बात करेंगे, जो भी आप इनपुट्स यूज कर रहे हो उनकी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। उसके बाद हमने बात कर रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम अपनाएंगे तो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। हमारे जो किसान भाई हैं, फार्मर्स हैं, उनकी उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जीवन स्तर के अंदर क्या होगा? सुधार होगा। भाई अच्छे इनपुट मिलेंगे सही समय पे, क्योंकि किसान जो देखो, किसान हो चाहे उपभोक्ता हो, किसान हो या उपभोक्ता, उसको उसको देखो, किसान को तो चाहिए इनपुट, क्या चाहिए? इनपुट्स। और उपभोक्ता को क्या चाहिए? गुड्स और कमोडिटीज। इनको इनको राइट टाइम पर, ये मैंने लिखा रखा पहले, है ना, राइट टाइम पर, राइट प्लेस, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी,
ये चाहिए किसको, फार्मर को इनपुट चाहिए और कंज्यूमर को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। ठीक है, तो अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा, प्रोडक्शन होगा तो अच्छी इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी उसका जीवन स्तर भी क्या होगा, सुधरेगा, बढ़िया रहेगा। जो क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन है, हमने कहा बिहार की बात करो, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बिहार। बिहार के अंदर किसी व्यक्ति के अगर पास पैसा है ना, तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और जो व्यक्ति है जो सबसे नीचे क्लास में है, मतलब जो लोअर क्लास का, उसके पास बहुत कम पैसा है, वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है ना, तो वहां पे जो इनकम का जो गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा कि हमारे देश के अंदर या हमारे राज्य के अंदर हमने कहा कि अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहां का जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, वो वेरी करेगा, प्रोडक्शन अलग अलग वेरी करेगा, तो लोगों की इनकम भी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना, अलग अलग। हम कहते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इधर क्या है, पहाड़ी बेल्ट है, तो यहाँ पे जो जमीन है वो सपाट नहीं है, तो वहां पे प्रोडक्शन क्या होगा, उस हिसाब से होगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों की इनकम भी वैसी होगी, और इनकम लेवल वैसा होगा तो उनका जीवन स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग तरीके का होगा, उनका जो सोशल स्टेटस वो अलग तरीके का होगा। तो जो क्षेत्रीय आर्थिक जो असंतुलन है उसको कम करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबको जो है फार्मर जो हमको फाइनेंस देकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नई तकनीक जो है उनको अपनाने के लिए जो सहायक जो बुनियादी ढांचा है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी आप फाइनेंस से क्या करोगे, डेवलप करोगे। जैसे कैसे समझो इसको, फार्मर ने प्रोडक्शन किया था सीरियल का, कॉटन का, शुगर केन का, है ना, शुगर केन का। अब सीरियल जो है, सीरियल से बहुत सारी चीजें, जैसे कंज्यूमर को तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैदा चाहिए, सूजी चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। तो ये सब सारे कब होंगे, जब हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी, है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बढ़ेंगे, और उनको भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स में हमने कहा कि एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं वो एज ए रॉ मटेरियल कहाँ जा रहे हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स के अंदर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास के अंदर हम बात करेंगे कि जितना हम निवेश करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जितना निवेश करेंगे, जैसे कौन कौन से हैं? जो देश के अंदर प्रमुख जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे, ग्रामीण जो विद्युतीकरण की बात करेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे, उर्वरक और कीटनाशक जो 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 संयंत्र है ना, जो संयंत्र है उनकी स्थापना करेंगे, जहाँ पे ये कीटनाशक और जो उर्वरक है वो फैक्ट्रीज जहाँ बन रही है वहां उनकी बात करेंगे। कृषि प्रोत्साहन जो कार्यक्रम है, जहाँ पे एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, वो कार्यक्रम करेंगे। और गरीब उन्मूलन जो है, उन्मूलन जो कार्यक्रम है, उनको पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पे निवेश की आवश्यकता होती है, और वो क्या होगा, उससे सब पैसों से काम होगा, बिना पैसों के कुछ नहीं होगा। तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, अच्छा करना है, डेवलप करना है। यह कृषि में इनपुट और आउटपुट विपणन, इनपुट और आउटपुट विपणन। हमने कहा इनपुट सीड, मैनुअल, फर्टिलाइजर, केमिकल, इनके लिए भी तो मार्केट होना चाहिए। हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, जो सीरियल है, पल्सेस है और ऑयल सीड है, जो भी है आउटपुट है, उनकी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। दोनों के ही जो सुदृढ़ीकरण जो है, विकास जो है, उनकी बात करेंगे। तो वो कैसे होगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस से ही हो पाएगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस से हो पाएगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस से हो पाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे उसके बाद में क्रेडिट का क्लासिफिकेशन, है ना, ये लिखो, कृषि वित्त का महत्व। थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस न के बराबर है, पर ये थोड़ा पढ़ लेना कि क्या है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। हो गया, स्लाइड चेंज कर दूं? नहीं, लिख रहे हैं अभी, लिख रहे हैं, 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। कौन सी घड़ी है तेरे पास भाई, कौन सी घड़ी है जिसमें 10 सेकंड हो गए? बाहर मिलना तुझे, उसका बात कर गया तू? हाँ? चलो,
अरे ये कॉलेज की क्लास नहीं है ना, थोड़ा मेहनत रखा करो, ऑनलाइन जाता है, रिकॉर्ड होता है, समझा करो थोड़ा बहुत। वहां तो तुमने कर ही दिया सब कुछ। मैक्रो माइक्रो लेवल पे ये बताया ना, ये मैक्रो लेवल पे ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरा अपना, है ना, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्रो लेवल पे, पूरे भारत देश लेवल पे। और इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल फार्मर की बात करेंगे, भाई इंडिविजुअल फार्मर की क्या व्यवस्था है, उसको क्या इनपुट चाहिए, क्या उसकी स्थिति है, सोशल स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल लेवल बात करेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे, है ना, इंडिविजुअल किसी इंडस्ट्री को चाहिए फाइनेंस, उसकी बात करेंगे इंडिविजुअल। हमने कहा ना मैक्रो माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स। हाँ चलो लिखो फटाफट। क्योंकि इस पूरे विश्व में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के से जो उत्पन्न हुए हैं रॉ मटेरियल के रूप में लेकर के उनसे अपने फाइनल प्रोडक्ट बनाए। खाने पीने की जितने भी चीजें हैं, सारे मेडिसिनल की बात करो, सारे एरोमेटिक्स, है ना, जितने भी आपके पास जो भी हम कह रहे हैं ना मेडिसिन वगैरह, जो भी लकड़ी के बने हुए जितने भी हैं, सब सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से। बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी हमने, उनकी यूटिलिटी हमने इंक्रीज कर दी। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर, है ना, से जुड़ी हुई संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, हर एक एक्टिविटीज में, हर एक सेक्टर के अंदर हमको क्या करना है, फाइनेंस करना है। ठीक है, वो तभी डेवलप हो पाएगा। मैंने आपको बताया था कि उस दिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बैंक के बारे में बताया था क्या, बेस बताया था ना, फिर ठीक। अगर हमारे पास में अनलिमिटेड टाइम होता है, मतलब ऐसा होता है ना 6 महीने का सेमेस्टर है, आराम से मेरे पास समय समय है, हर एक टॉपिक को डिटेल में जाके पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और इकोनॉमी में क्या क्या चीजें है सबको डिस्कस करते हैं, तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब लिमिटेड टाइम है ना, समझना इस बात को, है ना। अब बातें मत करो। चलें अब, क्या क्रेडिट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा दो तीन बातें हैं वो पढ़ेंगे। क्रेडिट जो है कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, लेटिन वर्ड है, कौन सा है, लेटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है, क्रेडो, क्या है, क्रेडो, है ना। और वो जो लेटिन वर्ड जो क्रेडो है जिसका मीनिंग हम बात करेंगे तो क्या है, टू ट्रस्ट, क्या है, टू ट्रस्ट, विश्वास, है कि नहीं। और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बस कुछ नहीं लिखेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है एक लाइन की, वो लिखेंगे। बस 2 मिनट और, 2 मिनट हो गया ना, लिखो फटाफट लिखो इसको, 2 मिनट और बस। चलो क्या, ये
अरे मैं खुद ही भूल जाता हूँ ये भी हिंदी की इंग्लिश में करने में। किसको? अरे मैं बड़ी मुश्किल से तो ट्रांसलेट करके लाया हूँ। हाँ हाँ चलो। चलो क्रेडिट, क्रेडिट है ना। क्रेडिट जो है एक लैटिन वर्ड है, यही लिखना है तुमको, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही लिखना है। क्रेडिट एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एक लैटिन वर्ड है, लिख देता हूँ मेरे साथ साथ, है ना। लैटिन वर्ड है कौन सा? क्रेडो, क्रेडो, जिसका मीनिंग क्या है? टू ट्रस्ट, टू ट्रस्ट, टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। विश्वास करना, ये बात हो गई। अब क्रेडिट की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन क्या है? क्रेडिट, हम लोन की बात कर रहे हैं, लोन है ना, लोन की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं साख, साख है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो क्रेडिट है, लोन जो है, जो साख है, वो क्या होता है? इट इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, क्या है? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, जो कि एक सर्टेन पर्पज के लिए ली गई या ली जाएगी, जो कि एक सर्टेन कंडीशन पे आपको दी जाएगी, है ना, जो मनी है वो, विद सम इंटरेस्ट, विद सम इंटरेस्ट, जो कि जो कि जो कि क्या होगा? या तो जल्दी, सूनर, है ना, या फिर लेटर, या लेटर आपको क्या करना पड़ेगा? रिपेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपेड। तो सिंपली कुछ नहीं है, क्रेडिट एक लैटिन वर्ड है, कौन सा? क्रेडो, जिसका मीनिंग क्या है? टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। इसके आधार पे हमने क्या कहा कि क्रेडिट क्या हो गया आपका? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, जो कि एक सर्टेन पर्पज के लिए आपको दिया जाएगा, जो एक सर्टेन कंडीशन पे होगा, है ना। सर्टेन कंडीशन मतलब कि जो लेंडर है, वो जो बोरोवर को पैसा देगा, बोरोवर को पैसा देगा, वो एक कंडीशन पे देगा कि इतने साल बाद, है ना, इतने वर्ष बाद, एक दो तीन जो भी है, इतने वर्ष बाद इतने इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना है? उसको पे करना है। तो वो जो बोरोवर है, बोरोवर है, उसकी इनकम फ्लो के आधार पर, उसकी जो इनकम होगी उसके आधार पे वो क्या करेगा? अगर अच्छी इनकम है तो जल्दी पे कर देगा, अगर उसकी इनकम ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको लेट पे करेगा, लेट पे करेगा। तो ये डेफिनेशन इसमें कहाँ गया? ये लिख लो तुम, ये डेफिनेशन ये रही है। इसके बाद इंटरेस्ट के बाद इधर सूनर और लेटर, शीघ्र, सूनर या जल्दी, है ना, जल्दी, जल्दी, और या बाद में। अगर समय पे पैसे आ गए तो जल्दी पे कर देगा, और अगर लेट पैसे आए तो बाद में पे करेगा। रीपेड, है ना, रीपेड, ये रीपेड है। हो गया नहीं? ये हो गया। अब ये डेफिनेशन लिख लो आप, ये क्रेडिट जो है, क्रेडिट जो है, जो ये जो क्रेडिट है, ऋण है, क्या है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ शर्तों पर कुछ ब्याज के साथ प्रदान की गई एक निश्चित धनराशि है। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर सर्टेन पर्पज फॉर सर्टेन कंडीशन विद सम इंटरेस्ट, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट। क्लासिफिकेशन कल देखेंगे अपन, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो। Credit is a certain amount of money which is due for certain purpose with some interest or certain with some conditions, है ना। कंडीशन में हम कह देंगे कि आपका इंटरेस्ट इतना रहेगा, है ना, इंटरेस्ट इतना रहेगा, इतने समय बाद, इतने समय बाद आपको क्या करना है? उसको पे करना है। या लिखा ना, जल्दी या फिर बाद में, सोनर और लेटर चुकाया जा सकता है। अरे नहीं भैया, यहीं तक लिखना है।
चलो